हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। आज का हमारा विषय है इंटरनल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स कैसे बनते हैं, इनकी बेसिक एनाटॉमी क्या होती है, इनकी नर्व सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, इनको कैसे डायग्नोज किया जाता है और इनका संपूर्ण ट्रीटमेंट यानी संपूर्ण चिकित्सा कैसे होती है। डॉक्टर संजीत। जैसा कि सर ने बताया, आज का हमारा विषय रहेगा इंटरनल हेमोरॉइड्स। डियर डॉक्टर्स या डियर फ्रेंड्स, आज हम इंटरनल हेमोरॉइड्स को आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इंटरनल हेमोरॉइड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसकी बेसिक एनाटॉमी क्या होती है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड से कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन द इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले है इंटरनल हेमोरॉइड्स। ये इसका अपीयरेंस कैसे है। इंटरनल हेमोरॉइड्स में जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, कौन कौन सी इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल यहाँ का ब्लड जो है ड्रेन करती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डीपली यहाँ पे दिखाया है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड्स, कितने प्रकार के इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। और उसके बाद है कि इंटरनल हेमोरॉइड्स में जो ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ पे देखिए ये वेनस ड्रेनेज है और ये आर्टेरियल सप्लाई है, कि हमारा जो वेन यहाँ पे ब्लड सप्लाई यहाँ से ब्लड को वापस ले जा रही हैं, वो आगे जाकर लीवर से होते हुए जो हार्ट तक पहुँचती हैं, और एक यहाँ पे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है सीधे हार्ट तक पहुँचता है। तो दो प्रकार की यहाँ पे वेनस ड्रेनेज होता है और यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई जो है कैसे ब्लड को ये हेमोरॉइड तक पहुँचाया जाता है। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लाइगेट द इंटरनल हेमोरॉइड्स। तो जब इंटरनल हेमोरॉइड हम लाइगेट करेंगे तो कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हम लाइगेट करते हैं जब हम इंटरनल हेमोरॉइड लाइगेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो विषय है, सबसे पहले हम इसको इंटरनल हेमोरॉइड को कोरोनल सेक्शन में दिखाएंगे आपको। ये पहले एक्सियल सेक्शन में हम देखते हैं, एक्सियल सेक्शन में इसकी पोजीशन क्या होगी। हम इसको आपको एक्सियल सेक्शन में दिखाएं तो कैसे दिखाई देता है। मान लेते हैं एक पेशेंट हमारे पास आया है, वो लिथोटमी पोजीशन पे हमने उसको लिटा दिया, तो ये हो गया लिथोटमी पोजीशन और ये हो गई आपकी एनल कैनाल। एनल कैनाल में जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स को हम एनल कुशंस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनल कुशंस। और इसी एनल कुशंस में अभी आप देखेंगे दो चीजें मिलेंगी, एक वेस्कुलर कंपार्टमेंट, एक नॉन वेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो जो एनल कुशंस होती हैं, एनल कुशन मतलब क्या होता है? पिलो यानी तकिया। इसका काम क्या होता है? तो इसकी जो पोजीशन होती है, एक यहाँ पे आपको 3 o'clock पे मिलेगा, एक 7 o'clock पे मिलेगा और एक 11 o'clock पे मिलेगा। एक 3 o'clock पर, एक 7 o'clock पर और एक 11 o'clock पर इसकी पोजीशन हमारी बॉडी में होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये हमारी एनल कैनाल को पूरी तरह से सील कर दे और हमारे एनल कैनाल से जो हमारा फीकल मटेरियल रेक्टम में भरा हुआ है वो वापस ना आ पाए, मतलब वो बाहर ना निकल जाए। तो एनल स्फिंक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल होते ही होते हैं, उसके साथ साथ एनल कुशंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्टिनेंस में, यानी मल को रोकने में। तो 3 ऐसे हमारी बॉडी में पोजीशंस होते हैं जहाँ पे एनल कुशंस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे हमारी पूरी एनल कैनाल को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, हमारा मल पूरी तरह से बाहर ना आ पाए। ये 3 ऐसे पोजीशन होते हैं। अगर हम एक्सियल सेक्शन में देखें, अगर हम कोरोनल सेक्शन में देखें, तो कोरोनल सेक्शन में ये देखिए, ये है आपका रेक्टम। रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में एक छोटी सी रिंग होती है जिससे हम बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। और एनोरेक्टल रिंग पे कुछ मसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं लिवेटर एनाई मसल। क्या बोलते हैं? लिवेटर एनाई मसल। जब हम एनोरेक्टल रिंग से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो हमें कुछ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स म्यूकोजल फोल्ड मिलते हैं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होते हैं, इनका अपीयरेंस देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये डेंटेड दांत जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंटेड लाइन या इसे बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। ठीक है। और जब हम 1.5 सेंटीमीटर और डेंटेड लाइन से नीचे आते हैं तो एक लाइन हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं हिल्टल लाइन या इसी को बोलते हैं व्हाइट लाइन। ठीक है। जब हम यहाँ से लगभग 0.8 सेंटीमीटर और आगे नीचे आते हैं
तो ये हमें मिलता है, ये क्या है, एनल वर्ज, ये क्या है, एनल वर्ज, और ये हमारी पेरिनल स्किन है। तो ये हमारी पूरी एनल कैनाल है। अभी जो ये हमने इंटरनल हेमोरॉइड या एनल कुशंस को हमने शो किया था, वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे इसकी एनाटॉमी और एनाटॉमिकल पोजीशन हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो एनोरेक्टल रिंग और ये जो म्यूकोजल फोल्ड हैं, इसके बीच में जो जगह होती है, ये इसी स्पेस में इंटरनल हेमोरॉइड पाए जाते हैं। मैं इसको इधर शो कर दूं, ये हमारा इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है। ये क्या है, ये हमारे इंटरनल हेमोरॉइड्स यहीं पे होते हैं। और इंटरनल हेमोरॉइड्स कहाँ होते हैं, ये जो डेंटेट लाइन के एबव और एनोरेक्टल रिंग के नीचे। और यहाँ पे होता है एक मसल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंटरनल हेमोरॉइड स्फिंक्टर बोलते हैं, और इसके बाहर की तरफ होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या होता है, ये हो गया इंटरनल स्फिंक्टर और ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो हमारे इंटरनल हेमोरॉइड कहाँ मिलते हैं, ये जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, एनल कैनाल की जो ये मेम्ब्रेन है, इसके बाद और इंटरनल स्फिंक्टर के पहले, यानी इस इंटर स्फिंक्टिक स्पेस में जो ये आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम इंटरनल हेमोरॉइड या एनल कुशंस कहते हैं। अभी इसको हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। अब क्या होता है, यानी इसकी पोजीशन क्या हुई, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल पोजीशन क्या हुई, अबव द डेंटेट लाइन, यानी डेंटेट लाइन के ऊपर, एनोरेक्टल रिंग के नीचे। अब ये तो हो गया ऊपर नीचे। अगर हम सामने से देखें तो यहाँ क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है म्यूकोजा और यहाँ पे मिल रहा है इंटरनल स्फिंक्टर, यानी इन दोनों के बीच में जो सब म्यूकोजल स्पेस है, सॉरी, सब म्यूकोजल स्पेस के बीच में ये इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। और आगे की तरफ है म्यूकोजा, जिसके हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। और इसके पीछे इंटरनल स्फिंक्टर है जिससे ये जुड़ा होता है। अभी हम देखेंगे सर, यहाँ पे कुछ लिगामेंट होते हैं जिसे हम पार्क लिगामेंट, या यहाँ पे सब म्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, या सब म्यूकोजल मसल्स होती हैं, या पार्क लिगामेंट होते हैं, जो इस एनल कुशंस को यहाँ पे एक जगह स्टेबल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ एनल, जो एनल कुशंस होते हैं या इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने इसके पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये हमारी, चूंकि उसको वो बहुत छोटा पिक्चर था, इसको थोड़ा सा हमने बड़े में दिखाया है। तो ये हमारी इंटरनल हेमोरॉइड हो गए, कहाँ पे है, above the dentate line and below the enuretal ring, between the mucosa membrane, between the mucosa membrane and internal sphincter। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखेगा। और कहाँ पे है, सब म्यूकोजल स्पेस में इंटरनल हेमोरॉइड आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा और पिक्चराइज करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर को फोकस करिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एनल कैनाल है, डेंटेट लाइन के ऊपर ये देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। इस ब्लड वेसल्स को मैंने थोड़ा सा और विजुलाइज किया है, थोड़ा सा बड़े में दिखाया है इस पिक्चर के थ्रू। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो एनल कुशंस होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या है की है। तो यहाँ पे दो आर्टरीज यहाँ पे अंदर आती हैं, चूँकि एबव द डेंटेट लाइन दो आर्टरी आती हैं, दो वेन्स यहाँ से ब्लड को ड्रेन करता है। लेकिन बिलो द डेंटेट लाइन यहाँ पे एक ही आर्टरी आती है और एक ही वेन ड्रेन करता है, जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। एक आर्टरी आएगी और इसका जो ब्लड होगा वो ड्रेन करेगा वो दूसरा। इसीलिए इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे ज़्यादातर दो आर्टरीज का है, दो वेन का ड्रेन है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड में एक आर्टरी का सप्लाई है और एक आर्टरी की ड्रेनेज है। तो यहाँ पे जो आर्टरी आ रही है उसका नाम है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये जो आर्टरी है जो ब्लड यहाँ पे ला रही है उसको बोलते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और दूसरी जो आर्टरी आती है उसे बोलते हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी। तो दो आर्टरीज आती हैं, जानते हैं। जब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिक्चर करूँ, अगर ये आर्टरी है तो आप जानते हैं, अगर ये आर्टरी है तो आगे किससे जुड़ेगी, आर्टियोल से। किससे जुड़ेगी ये, आर्टियोल से। अपना ब्लड आर्टियोल्स, ये अपना ब्लड कहाँ ले जाएगा, आर्टरी अपना ब्लड देगा आर्टियोल्स को। आर्टियोल्स कहाँ अपना ब्लड देगा, कैपिलरीज में। आप जानते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज अपना ब्लड कहाँ ड्रेन वापस करेगा, वेन्यूल्स में। वेन्यूल अपना ब्लड ड्रेन करेगा वेन्स में। ये है वेन, ये क्या है, वेन्यूल्स, और ये है कैपिलरीज। ये क्या है,
कैपिलरी, ठीक है। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर को अगर यहाँ देखें तो इसी कैपिलरीज को हम यहाँ पे साइनोसॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स, इसको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? साइनोसॉइड्स है। तो देखिए ब्लड कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से आ रहा है, मिडिल रेक्टल आर्टरी से आ रहा है। यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है, यानी शुद्ध ब्लड, यानी ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी, फिर वापस कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दो वेन ब्लड वापस ले जा रही है हार्ट को, एक बाया लीवर के थ्रू जाता है और एक सीधे जो है इंफीरियर वेना कावा थ्रू हमारे हार्ट में चला जाता है। तो कैसे जाता है? मान लेते हैं कि ये जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी का जो ब्लड वापस ड्रेन हो रहा था, ये जाता है ब्लड किसको? सुपीरियर रेक्टल वेन को जाता है। सुपीरियर रेक्टल वेन जो अपना आगे ब्लड ड्रेन करता है वो ड्रेन करता है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन को। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो अपना ब्लड वापस ड्रेन करता है वो करता है लीवर के जाएगा। लीवर में कौन ब्लड वेसल ड्रेन करती है? पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम को करेगा। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम वापस ब्लड ले जाएगा कहाँ पे? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ ब्लड जाएगा? आपके हृदय में, यानी आपके हार्ट में। ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट में कहाँ पे जाएगा? सीधे ऑर्किल में। कौन से ऑर्किल में? राइट ऑर्किल में, ठीक है। लेकिन जो ये सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ जा रही है? इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन कहाँ ब्लड ड्रेन कर रहा है? पोर्टल सिस्टम में। पोर्टल सिस्टम इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ऑर्किल में ड्रेन कर रहा है ब्लड। लेकिन जो ये मिडिल रेक्टल वेन होती है, मिडिल रेक्टल वेन, ये सीधे अपना ब्लड इंफीरियर वेना कावा को दे देती है। यानी यहाँ पे दो प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और एक मिलेगा सिस्टमिक, यानी इंटरनल हेमोराइड में जो ब्लड ड्रेन हो रहा है वो दो तरीके से ड्रेन हो रहा है, एक वाया पोर्टल सिस्टम और दूसरा वाया सिस्टमिक सिस्टम। तो यहाँ पे देखना जरूरी है। मान लेते हैं किसी पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया यानी लीवर में कोई पैथोलॉजी हो गई या लीवर के बाहर कोई ऐसी पैथोलॉजी हो गई जिसकी वजह से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में हाइपरटेंशन यानी वहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है ब्लड कहाँ पूल करेगा? वापस ब्लड यहाँ पे कैपिलरीज में भरेगा और कैपिलरीज जब आगे ब्लड नहीं वापस ड्रेन कर पाएगी तो जो आर्टियोल्स होते हैं, जो ये आर्टियोल्स होते हैं, जब ये ब्रस्ट कर जाते हैं, जब ये ब्रस्ट कर जाएंगे तो हमें क्या होगी? हमें ब्लीडिंग होने लगेगी। हमें क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। या अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे अगर ब्लड पूल करेगा तो क्या होगा? ये क्या कर जाएगा? ये स्वेल कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? ये स्वेल कर जाएगा और इसी स्वेलिंग को ही हम इंटरनल हेमोराइड कहते हैं। जब ब्लड ड्रेन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण, चाहे वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, चाहे एनल कैनाल में कोई जैसे फिकोलिथ हो गया यानी हार्ड स्टूल हो गया, उसकी वजह से एक टेंजेंशियल जो फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से, चाहे हम इधर से दबाएं और चाहे हम बाहर से दबाएं, दोनों की वजह से अगर इसका ब्लड ड्रेन नहीं हुआ वापस हृदय की तरफ तो क्या होगा? यहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड होगा, यानी ब्लड यहाँ पे फिल होगा और जब ब्लड भरेगा यहाँ पे तो हमारे इंटरनल हेमोराइड क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे और इसी स्वेलिंग को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल हेमोराइड्स। इंटरनल हेमोराइड ये दो टर्म है, एक पैथोलॉजिकल टर्म भी कह सकते हैं और नॉन पैथोलॉजिकल। अगर जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे भी इंटरनल हेमोराइड है, बट अगर यही इंटरनल हेमोराइड स्वेल कर जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए या वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगे तो हम उसे पैथोलॉजिकल इंटरनल हेमोराइड बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया इंटरनल हेमोराइड की जो है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल हेमोराइड की नर्व सप्लाई। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो ये ब्लड वेसल जो ड्रेन हो रहा था, जो वेनस ड्रेनेज था वो कहाँ था? एक बाया लीवर के से होते हुए जा रहा था और एक सीधे हार्ट को जा रहा था। यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब हम बात कर रहे हैं नर्व की। तो डियर डॉक्टर्स, यू नो दिस इज द डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन के ऊपर का जो ब्लड वेसल है, आपने देखा यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई थी वो क्या थी? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और मिडिल रेक्टल आर्टरी। ऐसा नहीं है कि इसका अभी थोड़ा सा एक चीज मैं और इसमें डिस्क्राइब करूंगा। और
ये क्या है, एबव द डेंटेट लाइन, ये क्या है, डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन के नीचे जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी वो थी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल वेन, यानी यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल वेन और मिडिल रेक्टल वेन। यानी यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थी वो सुपीरियर थी और जो डेंटेट लाइन के नीचे थी, ये जो अभी मैंने यहाँ शो किया था, वो है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल वेन, जो कि इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन की ब्रांच है। क्या है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन, ये इसकी ब्रांचेस होती हैं। आपने पढ़ा होगा पुडेंडल कैनाल पढ़ा होगा, तो पुडेंडल कैनाल जहाँ पे जो इशियल ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ से उसके आसपास से कैनाल निकलती है जिसमें ये ब्लड वेसल्स होती हैं। दूसरा हमने पढ़ने जा रहे हैं नर्व सप्लाई। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व सप्लाई। अगर ये मान लेते हैं डेंटेट लाइन, ये डेंटेट लाइन, तो डेंटेट लाइन के ऊपर जो नर्व होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और डेंटेट लाइन के नीचे, इसको हम क्या मान लें, डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन के नीचे जो आ रहा है ना, डेंटेट लाइन के नीचे अगर हम जो नर्व देखते हैं उसको बोलते हैं पुडेंडल नर्व, या इसी को बोलते हैं सोमैटिक नर्व। कौन सी नर्व बोलते हैं, सोमैटिक नर्व। आपको पता होना चाहिए सोमैटिक नर्व जो होती है बहुत पेन को, सेंसेशन को फील करती है। यानी बहुत, अगर हमें यहाँ पे कट लग जाए बिलो द डेंटेट लाइन तो बहुत पेन करेगा, और डेंटेट लाइन के ऊपर अगर कट लग जाए तो पेन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज़्यादातर प्रेशर को फील करता है। यानी किसी को अगर यहाँ पे एब्सेस हो जाए तो उसको फील होगा कि कुछ तो हमको हो रहा है, अंदर हमें प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन यही कट अगर डेंटेट लाइन के नीचे हो जाए तो बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व इट विल बी बिकम वेरी पेनफुल। इसीलिए फिशर के पेशेंट में बहुत पेन करता है। अगर यही एक्सटर्नल हेमोरॉइड बन जाए और थ्रोम्बोज बन जाए वहाँ पे तो पेशेंट को बहुत पेन करेगा, और इंटरनल हेमोरॉइड केवल बन जाए तो पेशेंट को पेन करता ही नहीं है। इसीलिए जो अगर सिम्टम्स के बेस पे इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटरनल हेमोरॉइड पेनलेस होता है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड अगर थ्रोम्बोज पाइल मास बन गया यानी थ्रोम्बस बन गया है तो ये पेनफुल हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व सप्लाई बिलो द डेंटेट लाइन है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी एनल कैनाल और यहाँ पे रेक्टम के आसपास सप्लाई होती है वो L1 L2 की होती है और S2 S3 S4 की होती है। तो आप गूगल पे जाके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इंटरनल हेमोरॉइड पेनलेस क्यों होते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड पेनफुल क्यों होते हैं। तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, एक तो एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ लिया, इसकी नर्व सप्लाई पढ़ ली, इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ी। अब हम इसकी डायग्नोसिस पढ़ेंगे, इंटरनल हेमोरॉइड को कैसे हम डायग्नोज करेंगे, कैसे हम देख कर या सिम्टम के बेस पे डायग्नोज कर सकते हैं। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट है व्हाट डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड सिम्टम। तो अपीयरेंस के बेस पर अगर आप इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड में डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले अपीयरेंस के बेस पे देखेंगे कलर हम देखेंगे। तो जो इंटरनल हेमोरॉइड होता है वो रेड चेरी कलर का होता है। कैसा होता है, रेड चेरी कलर का। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो होता है वो ब्राउन कलर का, यानी पेरिएनल स्किन, यानी हमारे स्किन के आसपास का जो भी कलर होगा वो हमारा एक्सटर्नल हेमोरॉइड होगा, और अंदर से जो लाल या रेड चेरी कलर का दिख रहा होगा उसे हम इंटरनल हेमोरॉइड कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड को। ठीक है, तो इंटरनल हेमोरॉइड ऐसे दिखते हैं, देखिए रेड चेरी कलर के, यहाँ पे रेड चेरी कलर के दिख रहे हैं, ये होते हैं इंटरनल हेमोरॉइड। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड देखिए इसी जस्ट बगल में देखिए जो स्किन के कलर होगा आसपास का वही एक्सटर्नल हेमोरॉइड के कलर होंगे। जैसे पे एक पिक्चर में आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ, ये देखिए इंटरनल हेमोरॉइड कैसे दिख रहे हैं, रेड चेरी। एक्सटर्नल हेमोरॉइड कैसे दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के। तो ऑन द बेसिस ऑफ, आप सुनिए, इंटरनल हेमोरॉइड तो देख लिया स्पॉन्जी होते हैं गोल गोल, यहाँ पे एक्सटर्नल हेमोरॉइड देखिए स्पॉन्जी हैं गोल गोल। जब आप छुएंगे इसको, जब प्रेशर देंगे तो आपको बिल्कुल स्पॉन्जी यानी बिल्कुल सॉफ्ट फील होगा। लेकिन स्किन टैग भी यहीं पे एक होता है, जो फिशर में होता है वो स्किन टैग बड़ा हार्ड होता है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल हेमोरॉइड एंड स्किन टैग। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने अपीयरेंस देख लिया कि हमारा इंटरनल हेमोरॉइड कैसा दिखता है, रेड चेरी कलर का दिखेगा। दूसरा, इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है,
एबव द डेंटेट लाइन, कहाँ पे होती है? एबव डेंटेट लाइन, DENTAT, एबव द डेंटेट लाइन। इसकी इंटरनल हेमोरेड कहाँ होती है? एबव द डेंटेट लाइन। और एक्सटर्नल हेमोरेड कहाँ होता है? बिलो द डेंटेट लाइन। कहाँ होता है? बिलो द डेंटेट लाइन। ये आप देख के पहचान सकते हैं कि कैसा होता है। अब पेशेंट पेन कहता है कि डॉक्टर साहब हमें ब्लीडिंग तो हो रही है बट हमें दर्द नहीं हो रहा है। तो ब्लीडिंग के बेस पे हम जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं वो ब्लीडिंग करते हैं। और कैसा ब्लड होता है? बिल्कुल स्कारलेट कलर का होता है। कैसा होता है? स्कारलेट कलर, यानी बिल्कुल ताजा ताजा खून। अगर कहीं वेन कट जाए, आपका जो आपने देखा होगा ना कि कहीं ब्लेड लग जाती है, कट जाता है, तो जो खून आता है बिल्कुल रेड कलर यानी स्कारलेट कलर होता है। बिल्कुल सेम ब्लड हमारे इंटरनल हेमोरॉइड से आता है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो होता है जल्दी ब्लीड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कवरिंग होती है वो स्किन की कवरिंग होती है, और स्किन बहुत हार्ड होता है। कई बार फिजिकल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग होती है, तो ये भी लगभग स्कारलेट कलर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल हेमोरॉइड होता है वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पे पेन पेन के बेस पे हम ये सिम्टम के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेन, इंटरनल हेमोरॉइड जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि इंटरनल हेमोरॉइड में जो नर्व होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड में सोमैटिक नर्व की सप्लाई है। तो ये पेनफुल होते हैं जब इसमें थ्रॉम्बस बन जाता है, यानी खून के थक्के पड़ जाते हैं। और कभी कभी ये इचिंग करता है, कभी कभी, हमेशा नहीं करता है। कब इचिंग करेगा? जब इंटरनल हेमोरॉइड कि जो ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है जब ये इरोड हो जाती है, ये फट जाएगी, तब जाके ये बहुत जो होती है ये इसमें से म्यूकस आने लगेगा थोड़ा बहुत, या इसमें से इचिंग होने लगती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि अब इंटरनल हेमोरॉइड तो आपने पढ़ लिया, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था। इंटरनल हेमोरॉइड जो होते हैं ये, तो जो आपने ब्लड सप्लाई पढ़ी थी, ये इंटरनल हेमोरॉइड को अगर हम और आगे बढ़ाएं, इंटरनल हेमोरॉइड में दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है वैस्कुलर कंपोनेंट जिसको हमने आपको वही बता ही दिया। इसमें वैस्कुलर कंपोनेंट में क्या होगा? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इन सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन, और आपने देखा था साइनोसॉइड मैंने लिखा था, तो यहाँ पे होता है साइनोसॉइड। तो ये होते हैं वैस्कुलर कंपार्टमेंट, और इसी सबको मिला के हम बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइडल प्लक्सेस। क्या बोलेंगे? इंटरनल हेमोरॉइडल प्लक्सेस। आप गूगल पे सर्च करिएगा इंटरनल हेमोरॉइडल प्लक्सेस क्या होते हैं। तो जो यहाँ पे वैस्कुलर कंपार्टमेंट होता है, यानी प्लक्सेस मतलब होता है ब्लड वेसल्स का एक जाल, नेक्स्ट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? खून की नसों का, यानी ब्लड वेसल का एक जाल है। इसी जाल को हम इंटरनल हेमोरॉइड प्लक्सेस कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है? आर्टरी है, वेन्स है। कौन कौन से आर्टरी? सुपीरियर, मिडिल, सुपीरियर रेक्टल वेन और साइनोसॉइड्स मिलते हैं। एक यहाँ पे होता है नॉन वैस्कुलर कंपार्टमेंट, यानी जिससे ब्लड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटरनल हेमोरॉइड के बनाने में ये पार्टिसिपेट करता है। तो इंटरनल हेमोरॉइड में नॉन वैस्कुलर कंपार्टमेंट क्या होता है? अब आप यहाँ देखें, ये क्या है हमारा? इंटरनल हेमोरॉइडल प्लक्सेस। इंटरनल हेमोरॉइडल प्लक्सेस थोड़ा सा इस तरफ से चिपका होता है। किससे? ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये किसमें है? सब म्यूकोजल स्पेस में है। तो सब म्यूकोजल स्पेस में थोड़ा सा इधर से जुड़ा होगा। तो ये क्या है? ये कौन सी स्किन है? ये है कॉलमनर, या इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट कॉलमनर इपिथीलियम इस तरफ। यानी हम किसी भी अगर हेमोरॉइड को लाइगेट करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या लाइगेट कर देंगे? उसका जो सब ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, यानी जो कॉलमनर इपिथीलियम है, हम उसको भी लाइगेट करेंगे, पहला। दूसरा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, जो ये सब म्यूकोजल स्पेस होता है उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? सब म्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यूज, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल हेमोरॉइड एक जगह स्टेबल रहता है। नहीं तो क्या होगा? ये इंटरनल हेमोरॉइड हमारे एनम कैनाल से रोज बाहर आ जाएगा अपने आप। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं मसल्स ऑफ ट्रिज।
TRIE, मसल्स ऑफ ट्रिज। ये क्या करती है, जो हमारा इंटरनल हेमोरॉइड होता है वो इंटरनल स्फिंक्टर से जाके अटैच हो जाता है। बस नजदीक भैया, ये जो इंटरनल हेमोरॉइड है ये इंटरनल स्फिंक्टर से जाके अटैच हो रहता है, ताकि हमारा इंटरनल स्फिंक्टर के जो कुशंस हैं वो बाहर ना चले आए। नहीं तो हर आदमी को हेमोरॉइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वीक पड़ जाएंगे ये मसल्स तो क्या होगा, ये जो कुशंस है ये बाहर की तरफ एनल कैनाल से बाहर आ जाएगा और हमें इंटरनल हेमोरॉइड हो जाएगा। तो मसल्स और ट्रिज होती हैं। एक मसल्स इसमें और होती है, वो कहाँ होती है, वो दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में होती है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये कौन सा स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसके बीच में एक लिगामेंट, एक मसल्स होती है जिससे हम बोलते हैं कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्या बोलते हैं, कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में होता है। ये जो एनल ये हेमोरॉइडल प्लेक्सस होते हैं ये यहाँ से भी जाके इससे अटैच हो जाते हैं इंटरनल स्फिंक्टर के बाद उस तरफ, तो इससे भी चिपक जाते हैं। इसे बोलते हैं सबम्यूकोजल मसल। सबम्यूकोजल मसल तो हो गई, क्योंकि मसल्स ऑफ ट्रिज का ही दो कंपोनेंट होता है। पहला होता है सबम्यूकोजल मसल्स और दूसरा होता है पार्क लिगामेंट। क्या होता है, पार्क लिगामेंट। ये पार्क लिगामेंट यहां से जाके चिपक जाता है किससे, कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल से। ये कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे एनल कैनाल की तब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यानी देखें ईश्वर ने हमारे एनल कुशंस को कितने अच्छे से एक जगह स्टेबल करके रखा है, किसके थ्रू, ट्रांजेंट कॉम्बुलर एपिथेलियम से जोड़कर, सबम्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यू से जोड़कर। मसल्स ऑफ ट्रिज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सबम्यूकोजल मसल और एक होता है पार्क लिगामेंट। इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटरनल हेमोरॉइड को एक जगह यहाँ पे स्टेबल करके रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये वीक पड़ जाए मसल, तो क्या होगा, हमें ग्रेड 1 का इंटरनल हेमोरॉइड बन सकता है, हमें ग्रेड 2 का इंटरनल हेमोरॉइड बन सकता है, हमें ग्रेड 3 का इंटरनल हेमोरॉइड बन सकता है और हमें ग्रेड 4 का इंटरनल हेमोरॉइड बन सकता है। जैसे जैसे ये मसल्स वीक पड़ती जाएंगी हमारा एनल कुशंस हमारे एनल कैनाल से बाहर कोलैप्स करता जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। या ऐसे हम ग्रेड के हिसाब से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट में हमने थोड़ा सा पिक्चराइज किया है। ये बाइंडिंग मेथड दिखाया गया है, कैसे इंटरनल हेमोरॉइड को देखिए यहाँ पे इनको होल्ड किया गया है, उसके बाद एक बैंड को यहाँ पे लाइगेट किया गया है और देखिए सेम ट्रीटमेंट लगभग क्षार सूत्र का भी होता है। इसी तरह क्षार सूत्र से लाइगेट किया जाता है, क्योंकि क्षार सूत्र में क्या है, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसका कटिंग और हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो साइमल्टेनियस होता है, यानी जितना कटेगा उतना ही घाव भरेगा। ये क्षार सूत्र का अपना ट्रीटमेंट होता है। और क्षार सूत्र से जो लाइगेट किए जाते हैं जो इंटरनल हेमोरॉइड, वो 99% तक वो ठीक ही हो जाते हैं, दोबारा नहीं बनते हैं। ऐसा चांसेस कभी देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इंटरनल हेमोरॉइड को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इंटरनल हेमोरॉइड आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ, हमने उसको एनाटॉमी के बेस पे आपको पूरा बताया, उसकी ब्लड सप्लाई बताई, उसकी नर्व सप्लाई बताई, उसकी ब्लड वेसल कैसे कैसे कहाँ पे जाते हैं। अगर इंटरनल हेमोरॉइड होते तो आपने देखा कि लीवर से भी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अगर किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन है, आपने देखा होगा जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो इसोफेजाइटिस जब होती है, जब इसोफेगस में वेरिकोसिटी होती है तो आदमी जब वो वॉमिटिंग करता है तो ब्लड के क्लॉट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर की वजह से वो वेरिकोसिटी। तो सेम लगभग वेरिकोसिटी भी एक यहाँ पे हाइपोथेसिस है कि वेरिकोसिटी होती है, बट अभी तक उससे इतनी मान्यता नहीं है कि वेरिकोसिटी यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा है कि एनल कुशंस, यही सबसे बड़ी मान्यता वाली हमारी जो परिभाषाएं आई हैं कि ये कुशंस बनते हैं। कुशंस जब नीचे कोलैप्स करते हैं एनल कैनाल के थ्रू नीचे की तरफ, तो उसी को हम लोग इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। थैंक यू।